आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा चैप्टर बच गया था टॉपिक इम्यूनिटी से। इसके पहले हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ का। अब यहाँ से शुरू करेंगे आज हम लोग इम्यूनिटी से। ये सब पूरा करवा दिए हैं। एनसीईआरटी का रीडिंग में आज इम्यूनिटी से शुरू करेंगे और इम्यूनिटी से देखते हैं कि क्या क्या इम्यूनिटी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। टॉपिक क्या है हमारे पास? इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हर दिन हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होते हैं। हावेवर ओनली अ फ्यू ऑफ देम ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इन अ डिजीज, जिसमें से बहुत कम ही जो है सो डिजीज कॉज कर पाता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस वगैरह फैला हुआ है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है कि सारा जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर पाता है, जिसमें से बहुत कुछ ही है जो मेरे बॉडी को डिजीज से एक्सपोज कर पाता है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। ये रीज़न क्या है कि मेरा बॉडी जो है वो सारे चीज़ों से डिफेंड कर लेता है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट से। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, आते हैं इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो तरह का इम्यूनिटी है, एक इनेट इम्यूनिटी एंड एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी जो मेरे पास बाय बर्थ मिला है मेरे को, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी जिसको मैंने एक्वायर किया है थ्रू आउट आवर लाइफ। जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे अलग अलग बैक्टीरिया से एक्सपोज हुए तो उसी हिसाब से मेरा बॉडी एक्वायर किया है, अडेप्ट किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इनेट इम्यूनिटी है वो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं है, वो सारे चीज़ों के लिए। जैसे कि मेरा बॉडी में आउटर मोस्ट लेयर में स्किन है, तो क्या स्किन सिर्फ ए बैक्टीरिया को अंदर जाने देगा और बी बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देगा? ऐसा तो नहीं है। स्किन का काम है कि सारे चीज़ों को रोकना बाहर में। एक लेयर फॉर्मेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि सारा चीज़, कोई भी चीज़ अंदर इंटर ना कर पाए जो मेरे बॉडी को अफेक्ट करे। तो इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द इनेट, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट है ये इम्यूनिटी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। और ये मिलता कैसे इम्यूनिटी? वो अलग अलग बैरियर फॉर्म किया हुआ है मेरे बॉडी में टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। मेरे बॉडी में 4 तरह का बैरियर है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। पहला नंबर बैरियर आ गया फिजिकल बैरियर। पहला नंबर बैरियर क्या आ गया? फिजिकल। और फिजिकल बैरियर में हमारे को पढ़ना है स्किन के बारे में एंड म्यूकोसा के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ, स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर। हमारे बॉडी का मेन बैरियर कौन सा है? स्किन, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन प्रिवेंट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन का पीएच होता है 3 से 5। स्किन का पीएच कितना होता है? 3 से 5। और 3 से 5 पीएच क्या है? एसिडिक है, जिसके कारण अदर बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा नंबर आते हैं म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम। म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट also help in trapping microorganism entering our body। एक म्यूकस एक लेयर है, म्यूकस एक सब्सटेंस है जो कि किसी भी चीज़ को ट्रैप करके रखता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द, जैसे कि हमारे ट्रैक्ट्स में जो मेजर हमारे पास ट्रैक्ट्स है उसके इंटरनल लेयर में म्यूकस का कोटिंग होता है। वो क्या है? एक कोटिंग है, एक चिपचिपा लेयर का कोटिंग है, उसको हम लोग म्यूकस बोल रहे हैं। कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। कहाँ कहाँ पे ये म्यूकस का कोटिंग है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में है। ट्रैप्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। ये म्यूकस का काम क्या है कि कोई भी चीज़ जो इंटर कर रहा है बॉडी में उसको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। ट्रैप क्यों कर पाएगा? जैसे कि मान लो यहाँ से म्यूकस पास कर रहा है, अब म्यूकस पास कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से डिजीज पास कर रहा है बैक्टीरिया। अब डिजीज पास कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि डिजीज इसमें जाके फंस जाए और आगे नहीं जा पाए। समझ गया बात को? और यहाँ पे जो म्यूकस में ट्रैप हो गया तो यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है,
तो वो सब सीलिया इसको बाहर निकाल देता है। तो म्यूकस का काम समझ में आया। हमारे पास पहला नंबर बैरियर आया, दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या याद रखना है, फिजिकल बैरियर में होता है स्किन और दूसरा नंबर म्यूकस, ठीक है, स्किन एंड म्यूकस। दूसरा नंबर बैरियर में आते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टोमक, एसिड इन द स्टोमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आइज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर इसको बोल रहे हैं कि जो एसिड, हमारे स्टोमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। सलाइवा में भी हमारे पास एसिडिक पीएच है। टीयर्स फ्रॉम द आइज, ये सब एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ में एक सब्सटेंस पाया जा रहा है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है उसका? लाइसोजाइम नाम है उसका। अब लाइसोजाइम क्या करता है, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह जो इंटर करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे आइज में इंटर कर रहा है माइक्रोब्स, तो वो उस माइक्रोब्स को मारने के लिए वहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है, उस लिक्विड का नाम है लाइसोजाइम, ताकि वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट ना हो हमारा आइज, इसीलिए हमारे को ये दिया गया है, ठीक है। तो ये किस बैरियर में आ गया? ये आ गया हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर में। पहला बैरियर क्या पढ़े? फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकस। दूसरा बैरियर पढ़े हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। वहाँ पे क्या पढ़े हम लोग? फिजियोलॉजिकल बैरियर में पढ़े पीएच के बारे में, उसके बाद क्या पढ़े? सिक्रीशन के बारे में एंड फीवर के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में ही फीवर, जैसे कि हमारे बॉडी को फीवर होता है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा उस रीजन में, तो इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो ये भी बैरियर हमारा किसके अंडर में आ रहा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, सेल्यूलर बैरियर के बारे में बात करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट, पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट and natural killer type of lymphocyte in the blood as well as the macrophages in the tissue can phagocytize and destroy the microbes। अब इसको फिर से देखते हैं सेलुलर बैरियर के बारे में, एक मिनट। सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे कि WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड monocyte and natural killer type of lymphocyte in the blood as well as the macrophages in the tissue। macrophages क्या है? जब हमारा मैक्रोफेजेस क्या होता है? जैसे एक मिनट देखिए, ये हमारा ये ब्लड है, ब्लड का दो पार्ट होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में मेरे पास तीन चीज़ें हैं। क्या क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट में? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो WBC का सारा काम है यहाँ पे। हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि WBC डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। तो WBC में क्या क्या आता है? दो चीज़ आता है, एक ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। एक ग्रैनुलोसाइट में क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एक ग्रैनुलोसाइट में क्या क्या आता है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो टाइप का आता है, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट फिर तीन तरह का होता है, T हेल्पर सेल, T सप्रेसर सेल एंड T किलर सेल। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। WBC के में दो पार्ट है, एक ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एक ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो यहाँ मैक्रोफेज अभी यहीं से रिलेटेड है। लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, T हेल्पर सेल, T सप्रेसर सेल, T किलर सेल। अब यहाँ पे मोनोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज, मतलब कि ये ब्लड का वेसल्स है, इसके अंदर मोनोसाइट है। जब ये मोनोसाइट बाहर निकल करके मूवमेंट करेगा तब ये बन जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा मैक्रोफेजेस। क्या नाम पड़ जाएगा उसका? मैक्रोफेजेस, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैन फेगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब माइक्रोब्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा सो देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि ये मेरा ब्लड का टिश्यू है, ब्लड के टिश्यू में ये हमारा क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड के साथ ही ना फ्लो कर रहा है ये सब। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है? मोनोसाइट प्रेजेंट है। ये समझ लो, ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट। अब मोनोसाइट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैक्टीरिया आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया हुआ है? ये ब्लू कलर का क्या है? ये बैक्टीरिया है। अब ब्लू कलर का बैक्टीरिया आया हुआ है, तो ये जो मोनोसाइट है वो यहाँ से निकलेगा, बाहर निकलने का ट्राई करेगा, और बाहर निकल के ट्राई करेगा और ये जाने का कोशिश करेगा कहाँ पे? ये जाने का कोशिश करेगा कहाँ पे? बैक्टीरिया के पास। और बैक्टीरिया को क्या करेगा? इनगल्फ करेगा, बैक्टीरिया को इस तरीके से इनगल्फ करेगा
और पूरा एक तरह से घेर लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करके उसको मार देना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया बात? अब आगे आते हैं, एंड फैगोसाइटाइज डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में क्या करना है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब ये सेलुलर बैरियर में क्या पढ़ना है? सेलुलर बैरियर में हमको साइटोकाइन बैरियर में हमको क्या पढ़ना है? इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ना है। इंटरफेरॉन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें साइटोकाइन बैरियर में, जैसे कि देखिए ये हमारा एक बॉडी का पार्ट्स है। ये बॉडी का पार्ट्स अभी वायरस इन्फेक्टेड है, मतलब यहाँ पे वायरस बहुत हैवी अमाउंट में इन्फेक्ट कर चुका है ये बॉडी का पार्ट। जैसे कि ये समझ लो, ये हमारा आर्म है ना, ये हमारा आर्म है। अब यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट हो चुका है, तो ये एडजेसेंट यहीं तक इन्फेक्ट हुआ है, ये रीजन पूरा अभी बचा हुआ है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन। और वो इंटरफेरॉन चला जाता है माइग्रेट करके हमारे पास एडजेसेंट सेल में, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे जा करके बोलेगा आप जाके ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को बनाइए। क्या बोलेगा? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इंटरफेरॉन जाकर कहाँ पे जाएगा? नॉन इन्फेक्टेड सेल पे, जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे जाएगा, और जा करके क्या करेगा? वो एक बोलेगा कि आप लोग ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को बनाइए। उससे क्या होगा कि ट्रांसलेशन जो है सो वायरस कर नहीं पाएगा, और ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो वायरस का प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये वाला रीजन अफेक्ट नहीं होगा। समझ गए बात को? इंटरफेरॉन का काम इतना ही था कि यहाँ से माइग्रेट करके इसको क्या करना, उसको बता देना कि मेरा जो, तो हम तो वायरस इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आप ना हो जाइए, इसीलिए आप एक प्रोटीन को बना लीजिए ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो कि ट्रांसलेशन को रोकेगा। ये सब दिया हुआ नहीं है, बट समझाने के लिए बात कर रहे थे। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन। क्या सीक्रेट कर रहा है वो? वही प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। वो प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचा रहा है कौन? ये इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जा रहा है नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास, और वहाँ पे एक प्रोटीन को बनाने के लिए बोल रहा है जिसका नाम है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये काम क्या करता है? ट्रांसलेशन को होने का प्रोसेस को रोक रहा है। अब ट्रांसलेशन इस रीजन में नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो वायरस अपने आप नंबर को बढ़ा नहीं पाएगा। समझ गए बात को? अब आते हैं इम्यूनिटी। पहला नंबर इम्यूनिटी, अभी हम लोग क्या देखे? इनेट इम्यूनिटी। एक बार समरी कर लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी में हमको देखो 4 बैरियर पढ़ना है। पहला बैरियर क्या था? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में 2 चीज़ पढ़ना था, स्किन एंड म्यूकस। दूसरा नंबर बैरियर था हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग क्या पढ़े? मतलब पीएच वगैरह के बारे में पढ़े कि एसिड में एसिडिक, हमारे स्टोमक में एसिडिक पीएच है, आइज में लाइसोजाइम पाया जा रहा है, ये सब चीज़ में लाइसोजाइम, जिसके कारण माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं कर पा रहा, उस बैरियर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा बैरियर आ रहा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या है? सेलुलर बैरियर में बात कर रहा है पीएमएलएल न्यूट्रोफिल्स के बारे में, माइक्रोफेजेस के बारे में, जो बॉडी से बाहर निकला, यहाँ ब्लड से बाहर निकला और इसको इनगल्फ कर लिया, इसको क्या बोल रहे हैं? सेलुलर बैरियर। समझ गए बात को? फिर आगे आते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में किसके बारे में बात किया? वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन जो है सो प्रोटेक्शन देता है हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल को, प्रोटेक्शन देता है। इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा टॉपिक पे हमारे पास, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर बात करें तो क्या क्या पढ़ना है सो देखते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी जो पैथोजन स्पेसिफिक हो। कैसा हो? स्पेसिफिक हो। मतलब पैथोजन स्पेसिफिक का मीनिंग टू से, अगर ए नाम का बैक्टीरिया आ रहा है तो उसी के अगेंस्ट में बॉडी काम करेगा। बी नाम का बैक्टीरिया आ रहा है तो उसी के अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है इसमें सो, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। क्या बोला? पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब हर एक पैथोजन के लिए अलग टाइप का इम्यूनिटी आएगा मेरे बॉडी में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये किस चीज़ से कैरेक्टराइज हो रहा है? मेमोरी से। दिस मीन्स when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity, and subsequent encounter with the same pathogen। इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या बोलना चाह रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह का होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब कोई भी, जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है, मतलब सेम ही बॉडी है, सेम ही आदमी है, ये ए है, ये भी ए ही है। इस बॉडी में ये एक्स नाम का बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर किया, इस बॉडी में एक्स नाम का बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर किया। अब एक्स नाम का बैक्टीरिया, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया है मेरे बॉडी के लिए अब क्या कहला जाएगा, अब ये कहला जाएगा एंटीजन। क्या कहला जाएगा? एंटीजन। किसके लिए? मेरे बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये जब एंटर करेगा मेरे बॉडी में तो मेरा बॉडी इसके अगेंस्ट में क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स करके क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तो जो वैसा सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट में मेरा बॉडी एंटीबॉडी बनाता हो उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग एंटीजन। क्या बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को शुरू करवाएगा उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। अब ये एंटीजन, ये बैक्टीरिया एंटर किया, इसके अगेंस्ट में मेरा बॉडी क्या करेगा? मेरा बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। बट इसके ये तो पहली बार मेरे बॉडी पे एंटर किया है, तो इसको बोल रहे हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, कि पहला रेस्पॉन्स है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगा वो थोड़ा टाइम लगेगा और लो इंटेंसिटी का रहेगा, लेकिन सेम ही एंटीजन, सेम ही बैक्टीरिया, एक्स नाम का बैक्टीरिया, ये बना करके ये ठीक हो गया, एंटीबॉडी वगैरह बन गया। अब सेम ही एक्स वाला बैक्टीरिया फिर से कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से एंटर किया बॉडी में, तो इसके अगेंस्ट में मेरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन करके रखा हुआ है। तो जब भी ये आएगा तो तुरंत से ये इसको अटैक करेगा और इसको मार देगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेमोरी मेरे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है कि अगर दोबारा से ये आएगा तो इसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, ये मेरे बॉडी में मेमोरी स्टोर करके रखा हुआ है। समझ गए बात को? अब आगे आते हैं। This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. Primary response क्या है? Low intensity का है। Subsequent encounter मतलब secondary की बात कर रहा है। Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary और anamnestic response। उसको क्या बोल रहे हैं? Subsequent मतलब ये दोबारा से जब आ रहा है तब मेरा बॉडी बहुत हाई रेस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि मेरा बॉडी इसको पहचान चुका है। मेरा बॉडी इसको पहचान चुका है कि अगर दोबारा से तुम आओगे तो हम आपके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी बनाएंगे, वो हम बना करके रखे हुए, तो तुम एक बार दोबारा आ करके देखो, तब हम तुमको बताते हैं कि मेरा बॉडी का क्या कैपेबिलिटी है। समझ के बात को? तो दोबारा से आया तो तुरंत से आया और तुरंत एकदम सेकेंडों में इसको खत्म कर दिया। ठीक है। Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to fact that our body appear to have memory of the first encounter. मेमोरी देखो, पहली बार जब ये इनकाउंटर हुआ तो मेरा बॉडी इसका मेमोरी स्टोर करके रखा कि जब से दोबारा अगर ये आ गया भाई तो दोबारा इसको जो है ऐसा मारना है कि दोबारा फिर से वो नहीं आए नेक्स्ट टाइम में। तो इसीलिए इसका तुम फोटो खींच कर रखो, मेमोरी बना करके रख लो कि दोबारा से अगर यही चीज़ आ गया बॉडी में तो इसको ऐसा मारना है कि दोबारा से फिर से ना आए। समझ गए बात को? तो उसी चीज़ के बारे में बात करें। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कहाँ पे बताए? यहाँ पे बताए ना, लिम्फोसाइट का दो पार्ट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो किसके द्वारा आ रहा है हमारे पास? वो आ रहा है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के द्वारा आ रहा है। ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, अब यहाँ से ध्यान, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं? द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आर्मी ऑफ द प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम। यहाँ पे लिख लेना है कि बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम। फाइट करने के लिए बी लिम्फोसाइट मेरे बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? क्वेश्चन आ सकता है कि विद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो बी लिम्फोसाइट जो है सो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? बी लिम्फोसाइट कर रहा है। ठीक है।
फिर आगे आते हैं, दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, उसको प्रोटीन को क्या नाम दे रहे हैं, एंटीबॉडी। द टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बना नहीं रहा बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहा है, टी लिम्फोसाइट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट, हेल्प क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे गया, बी लिम्फोसाइट यहाँ चला गया, ठीक है। द टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम, बी सेल को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है बनाने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, और एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 पेप्टाइड चेन होता है, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। अब इसको पढ़ेंगे, हेंस एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, different types of antibody are produced in our body, IgA, IgM, IgG and IgE are some of them. IgA, IgM, IgE and IgG are some of them. A cartoon of the antibody is given in the figure 7.4 में अभी देखेंगे इसके बारे में। Because these antibody are found in the blood, the response is also called humoral immune response. इस response को हम लोग क्या बोल रहे हैं, humoral। humoral मतलब होता है हमारा blood से related, humoral immune response। अब थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। ये जो हमारा एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं H2L2। ये स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, H2L2 स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 चीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइट चेन है, ये बाहर वाला क्या है, लाइट चेन, और यहाँ वाला क्या है, हैवी चेन। ये वाला कौन सा है, हैवी चेन, ये वाला कौन सा है, लाइट चेन। अब इसके बीच में यहाँ से ध्यान देना है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है, सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट करके दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, तो इसी बॉन्ड से ये एंटीबॉडी जो है सो एसोसिएटेड है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। और याद रखना है यहाँ पे क्या, कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग H2L2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2L2 बोलते हैं। वहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि लाइट चेन एंड हैवी चेन, एक लाइट चेन है और एक हैवी चेन है। लाइट चेन बाहर वाला, हैवी चेन ये अंदर वाला, ये हैवी चेन है, लाइट चेन एंड हैवी चेन। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें different types of antibodies are produced in our body, IgA, IgM, IgE and IgE are some of them. A cartoon of the antibody is given in the figure, ये हो गया। Because of the antibody are found in the blood, the immune response is also called humoral immune response. एंटीबॉडी हमारा ब्लड में पाए जाने के कारण इस रिस्पॉन्स को हम लोग humoral immune response भी बोल रहे हैं। This is one of the 2 type of our acquired immune response, antibody mediated. This is one of the 2 type of the acquired immune response, एंटीबॉडी मेडिएटेड। मतलब पहला रिस्पॉन्स कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बना करके किसी से रेस्पॉन्स करना। दूसरा नंबर क्या है, सेकंड टाइप इज कॉल्ड द सेल इमीडिएटेड इम्यून सिस्टम। 2 तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ रहा है मेरे पास, बोल रहा है कि एक एंटीबॉडी मेडिएटेड है और एक सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है। एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स वो हमारे किसके अंडर में आ रहा है, वो आ रहा है एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स के अंडर में आ रहा है। 2 चीज़, पहला नंबर आ रहा है एंटीबॉडी मेडिएटेड, मतलब एंटीबॉडी बना करके मारो किसी ऑर्गेनिज्म को। दूसरा नंबर आ रहा है सेल मेडिएटेड। अब सेल मेडिएटेड में पढ़ते हैं क्या होता है, सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल मेडिएटेड में क्या पढ़ना है सो देख लेते हैं, ठीक है। द सेल मेडिएटेड द टी लिम्फोसाइट मेडिएट्स CMI मतलब सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स को मेडिएट कौन कर रहा है, गाइड कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स को गाइड कर रहा है। वेरी ऑफन विथ सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आईज, लिवर, किडनी फेल्स टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search is begun to find a suitable donor. Why is that? The organ cannot be taken from the anybody. मतलब कि अगर मेरा बॉडी में कुछ काम करना बंद कर, जैसे किडनी खराब हो गया, अब किडनी खराब हो गया तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम किसी भी पर्सन से किडनी को अपने बॉडी में ले लें? ऐसा क्यों नहीं होता है कि किसी भी आदमी से हम एंटीबॉडी को ले लें? तो उसका आंसर अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ सब, ठीक है। Why is that the organ cannot be taken from just anybody? What is that the doctor check? तो किसी को ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाना है तो डॉक्टर क्या चेक करेगा? अब देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफ्ट फ्रॉम द जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल अनदर प्राइमेट्स और एनी ह्यूमन कैनॉट बी टेकन। ग्राफ्ट का मतलब क्या कि जैसे कि ये एक पर्सन है, इसका किडनी खराब हो गया और ये एक पर्सन है, इसका किडनी सही है। अगर ये पर्सन ये दोनों को आपस में नहीं जान रहा है, मतलब ये कहीं और से है, ये कोई दूसरा जगह से है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको दे देगा एंटीबॉडी विदाउट एनी चेकअप, ये एंटीबॉडी नहीं, ये अपना किडनी को इसको दे देगा विदाउट एनी चेकअप, ऐसा नहीं हो सकता है। कि ट्रांसप्लांटेशन कराने से पहले हमको चेकअप करवाना पड़ेगा कि सारा चीज़ मैचिंग कर रहा है कि नहीं, तभी हम जा करके इसको अपना ऑर्गन को दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम दे रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राफ्ट। क्या बोल रहे हैं? ग्राफ्ट बोला जा रहा है।
जो भी हम इसको डोनेट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, ग्राफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कैनॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। अगर हम ये दे दिए, ये अपना किडनी को इसके अंदर दे दिया, तो ये मेरा बॉडी जो है सो ये मेरा बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि इसके किडनी को रिजेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, और पर्सन बहुत हैवी मेडिकल इशू में आ जाएगा, ठीक है। लेटर द टिश्यू मैचिंग, पहला नंबर टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनो सप्रेशन ऑल हिज हर लाइफ। तो ग्राफ्ट को कराने के लिए, जैसे कि मान लो ये किडनी है, इसको हमको इस पर्सन के अंदर में भेजना है, तो इस किडनी का हम क्या क्या चेक करेंगे, टिश्यू का मैचिंग करेंगे कि कैसा टिश्यू है इसके पास, ब्लड का मैचिंग करेंगे, क्या करेंगे, टिश्यू मैचिंग करेंगे और ब्लड का मैचिंग करेंगे। मैचिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग, ब्लड ग्रुप का मैचिंग करेंगे। आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट, किसी भी चीज़ को लेने से पहले टिश्यू मैचिंग करेंगे और ब्लड ग्रुप का मैचिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैचिंग कर लेने के बाद जैसे ट्रांसप्लांट भी ऐसे यहाँ हो गया, तो इस पर्सन को अपने लाइफ टाइम के लिए एक दवाई खाना पड़ेगा जिसका नाम है इम्यूनो सप्रेशन इन ऑल हिज हर लाइफ। ये दवाई क्यों खाना पड़ेगा, ये मेडिसिन इसको क्यों खाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका बॉडी जो है सो बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाए, इम्यून रिस्पॉन्स करने लगे, मतलब कि ये किडनी को ऐसा ना करे कि ये मेरा बॉडी ये इस किडनी को रिजेक्ट करना शुरू कर दे। तो इसलिए रिजेक्ट ना करे, तो इसीलिए उसके लिए एक मेडिसिन दिया गया, उस मेडिसिन का नाम है इम्यूनो सप्रेशन, मतलब इम्यून इस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा ये मेडिसिन, ताकि ये किडनी को रिजेक्ट ना करे। समझ गया बात को। ये मेडिसिन को क्यों खाना पड़ेगा लाइफ टाइम, क्योंकि इस पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ज़्यादा ना हो जाए और ये पहचान ना लाए कि ये रिकॉग्नाइज ना कर ले कि ये किडनी इसका नहीं है, किसी दूसरा का है। अगर रिकॉग्नाइज कर लिया बॉडी, तो ये जो बॉडी है इस किडनी को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट ना होने के कारण एक मेडिसिन उस पर्सन को दिया जाएगा जिसका नाम है इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन इन ऑल हिज लाइफ द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट, मेरा बॉडी है जो खुद डिफरेंशिएट कर पाता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब मेरा बॉडी सेल्फ खुद का कौन सा सेल है और दूसरे जगह का से कौन सा सेल आया उस चीज़ को पता कर पाता है, वो मेरा बॉडी उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नॉन सेल्फ एंड कॉल सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहाँ पे याद रखना कि CMI सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्सिबल इज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में बहुत बार पूछा हुआ, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए मेरे बॉडी में कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े वो हम लोग किसके अंडर में पढ़े, हम लोग पढ़े अभी तक इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़े, हम लोग पढ़े ना इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बाद फिर हम लोग पढ़े एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह का इम्यूनिटी पढ़ लिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, डेट इज पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितना तरह का, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। कितना टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। अब इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि ये पूरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू द एंटीजन, अगर कोई होस्ट, जैसे कि होस्ट मतलब एक कोई पर्सन एक्सपोज, इसको एक एंटीजन से हम इंटर करवाएं, एंटीजन इसके बॉडी में इंटर किया, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। मतलब कि एक पर्सन के अंदर अगर हम कोई भी एंटीजन डाल रहे हैं, मतलब जो कि वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, ये एंटीजन लिविंग, ये जो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन किसको बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो मेरे बॉडी पे जाएगा और वो मेरे बॉडी पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, एंटीजन। मेरा बॉडी उस चीज़ को किस तरह से ट्रीट करेगा, एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा। तो ये एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, ये एंटीजन कैसा हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, डेड, ये एंटीजन डेड भी हो सकता है, और अदर प्रोटीन, या फिर कोई अदर प्रोटीन भी हो सकता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इसके अगेंस्ट में मेरे बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कि बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया और उसके अगेंस्ट में मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है, क्यों स्लो है, क्योंकि ये जो बॉडी में इंटर किया है पैथोजन एंटीजन, वो पहली बार इंटर किया है, तो बॉडी को रिकॉग्नाइज करने में, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो
एंड टेक टाइम्स टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, और ये बॉडी टाइम ले रहा है इसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देने के लिए। कौन सा इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड गिव टेक टाइम। फिर बात करेंगे इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एसेस टू इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कि क्या बोल रहा है कि इंजेक्टिंग माइक्रोब डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एसेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो इम्यूनाइजेशन, जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है? वो डेड पैथोजन प्रेजेंट रहता है। वैक्सीन के अंदर क्या प्रेजेंट है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जस्ट हम लोग 2020 में कोरोना वायरस सबको देखें। अब कोरोना वायरस में क्या देखें हम लोग? कोरोना वायरस में देखें कि सारे लोगों को, हमारे इंडिया के सारे लोगों को क्या दिया गया? वैक्सीन दिया गया। क्या दिया गया? वैक्सीन। और इस वैक्सीन में क्या था पता है? इस वैक्सीन में था डेड कोरोना वायरस। क्या था? डेड कोरोना वायरस इसमें रखा हुआ था और इस बॉडी के अंदर में डाल दिया गया, और मेरा बॉडी क्या किया? इस डेड कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लिया। तो अगर मान लो लाइव कोरोना वायरस मेरे बॉडी को अफेक्ट किया तो ये एंटीबॉडी पहले से बना हुआ बॉडी में, तो इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं वैक्सीनाइजेशन में यही चीज़ हो रहा है, इम्यूनाइजेशन। इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कि ये जो डेड वाला हम डालें, तो डेड वाला डालने से क्या हुआ? मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया ना। ये डेड पैथोजन को हम डालें तो इसके अगेंस्ट में मेरा बॉडी क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया, और एंटीबॉडी बनाया तो ये एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। समझ गया? एक्टिव इम्यूनिटी। फिर आगे आते हैं व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज। बट एक ऐसा केस होगा व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं सांप का। एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये क्या है? एक पर्सन है। इसको एक सांप जो है सो काट लिया। एक सांप यहाँ पे काटा, और जैसे काटा तो ये सांप अपना वेनम को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। सांप क्या किया? अपना वेनम को अपने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, और उससे क्या हुआ? ये जो वेनम है ये मेरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसका जो जहर है मेरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि इस वेनम को मारने के लिए मेरा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए। जब तक ये मेरा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगा तब तक मेरा ये पर्सन ही मर जाएगा। तो इसीलिए नीड आया कि इसके बॉडी में इस सांप के, इसीलिए कभी भी किसी को सांप काटता है तो वहाँ से पूछता है कि कौन सा सांप काटा है। डेफिनेटली कि कभी भी किसी को कोई सांप काटेगा तो वहाँ से पूछेगा कि कौन सा सांप काटा है, पहले ये बताइए। नाम अगर आप बता दीजिएगा तो उस पर कौन सा वेनम है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डाल देगा तुरंत बॉडी में। इसीलिए कभी भी कोई सांप काटे तो ध्यान से उसको जरूर देखिएगा कि कौन सा सांप काटा है। ठीक है? उसका अपीयरेंस देखिएगा, कैसा अपीयरेंस था, तो ये ध्यान में रखना है। कभी भी कोई सांप काटे उसको हम ट्राई करेंगे कि कैसा दिख रहा है वो दिमाग में मेरा रहे। नाम तो जनरली हम लोग नहीं जान पाते, बट ये दिमाग में रहना चाहिए कि उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिख रहा है, कलर कैसा है, वो सब हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या हुआ, अभी हम लोग पैसिव इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी बॉडी जैसे इन्फेक्ट किया, सांप काटा तो मेरे बॉडी को पहले से बाहर से एक प्रीपेयर्ड मतलब पहले से प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि मेरे बॉडी के पास उतना टाइम नहीं है कि खुद से एंटीबॉडी बनाए। जब तक मेरा बॉडी खुद से बनाएगा तब तक मेरा ये बॉडी ही मर जाएगा। इसीलिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इसके अंदर डाला गया और जा करके इसके वेनम को किल किया गया। समझ गए? इस तरह के इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? जब बॉडी में कुछ पहले से बना हुआ एंटीबॉडी डाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है? समझ गए बात को? इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न? इनफैक्ट मदर जो हमारे मदर है उनके मिल्क में क्यों बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है? क्यों अच्छा है? क्योंकि उस मिल्क में, मिल्क को तो हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोल रहे हैं, उस मिल्क को क्या बोल रहे हैं? उस मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, और उस मिल्क में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA। और ये भी एक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे रहे हैं ना बच्चे के अंदर में। जैसे कि ये एक छोटा सा बच्चा है, ये ब्रेस्ट, ये अभी मिल्क पर डिपेंडेंट है, मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट है। तो मदर के मिल्क में एक एंटीबॉडी पाया जाता है IgA। जब ये मिल्क इसके बॉडी के अंदर में जाएगा तो ये क्या, हम एक एंटीबॉडी ही तो भेज रहे हैं ना, तो ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी भेज रहे हैं, तो ये भी किसके अंडर में आ गया? पैसिव इम्यूनिटी में आ गया। लेकिन ये नेचुरल केस है, नेचुरली जा रहा है ना, ये नेचुरल बन रहा है, नेचुरल एंटीबॉडी दे रहे हैं।
बाहर से तो कोई बनाया नहीं, नेचुरल एंटीबॉडी दे रहे हैं। ये पैसिव है बट नेचुरल है, पैसिव है बट नेचुरल है, ठीक है। फिर आगे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन एंड हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज। कौन सा एंटीबॉडी है, आईजीए, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द fetus also receives some antibody from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of the passive immunity. अब फीटस के बारे में बोला कि जैसे कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के दौरान ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे एक इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस डेवलपमेंट के दौरान मदर के बॉडी से जो भी चीज़ जा रहा है, प्लासेंटा जान रहे हो, फंक्शनल यूनिट प्लासेंटा, तो प्लासेंटा से एक एंटीबॉडी जाता है इस बच्चे के बॉडी में। उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी। क्या नाम है, आईजीजी एंटीबॉडी। वो किसके थ्रू जाता है, प्लासेंटा के थ्रू जाता है। और ये एक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे रहे हैं, बट ये नेचुरल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्री फॉर्म्ड, पहले से बना हुआ एंटीबॉडी इसके बॉडी में डाल रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ मेरा पैसिव इम्यूनिटी। अब जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे वहाँ पे करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एलर्जीज करेंगे। उसके बाद टॉपिक क्या क्या रह गया मेरे पास, एड्स कैंसर एक बार में करेंगे। एड्स कैंसर, एड्स को और कैंसर को एक लेक्चर में निकालेंगे। फिर आ जाएगा लास्ट वाला टॉपिक ड्रग्स। इसमें हमको बहुत सारा चीज़ को याद रखना है ड्रग्स के बारे में, कौन सा ड्रग्स किससे बनता है। फिर ये तो नॉर्मल है, एडिक्शन, ये सब बस पढ़ने के लिए है, प्रिवेंशन कंट्रोल, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन करेंगे। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आया तो, ठीक है। थैंक यू।